To our lecture. Here I go for screenshot और ये shoulder joint की presentation है, ये मैंने open की और ये आपको यकीनन नजर आ रही होगी shoulder joint पे। तो जनाब ये आप देख रहे होंगे shoulder joint की presentation आपको नजर आ रही होगी, ठीक है जनाब। तो इस पे आज हम बात करेंगे। ये जनाब shoulder joint किया हमने। अब whenever you discuss a joint, there are certain questions which should arise in your mind. मैंने लफ्ज यूज किया should arise, means before starting anything, discussing anything, we should have a preliminary something, some sketch in our mind. कुछ ना कुछ स्केच तो हमारे जहन में होना चाहिए ना, कि ये हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो शोल्डर जॉइंट, एक तो ये कि एक जॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम शोल्डर जॉइंट करते हैं, और ये क्या हमारी बॉडी में भी है। यस, इट इज इन आवर बॉडी, जिसको हम फील भी कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट शोल्डर जॉइंट। एंड ये प्रीलिमिनरी हमारे पास नॉलेज है कि ये दो बोन्स के दरमियान है, एक ह्यूमरस और दूसरी स्कैपुला। अब इसके अबाउट दिस शोल्डर जॉइंट अब हमने देखना है कि एनाटॉमिकली ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं, कैसे ये जॉइंट बनता है, किस टाइप का जॉइंट है, एंड इसमें कौन स्टेबिलिटी जॉइंट की कैसे है, इसमें जॉइंट में मूवमेंट कौन कौन सी होती है, और डेली लाइफ में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं अगर ये जॉइंट प्रॉपरली काम ना करे। तो इसमें हम अगर देखें तो पहले ये हम देखते हैं कि ये एक कट सेक्शन है शोल्डर जॉइंट का। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक स्कैपुला की ग्लीनाइट कैविटी है, ये हेड है ह्यूमरस का, दे विल आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। सो जो बोन्स हैं वो हमें पता चले कि ये दो बोन्स ये आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। इस डायग्राम में जो गौर करने की चीज है कि वो ये कि ये ग्लीनाइट कैविटी को देखें, इसका सर्कमफ्रेंस एज कंपेयर टू द हेड इज वेरी स्मॉल। हेड का सर्कमफ्रेंस इज लार्जर, around about 3 times larger than the glenite labrum. अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर head of the humerus is too large and glenite cavity is small, so how is this joint is so functioning and so such a movements occurring at this joint, हम daily life में move करते हैं। बाकी इस डायग्राम में जो है ना इसके और एडिशनल चीजें दिखाई गई हैं जो कि हम आगे जाकर देखते हैं। नाउ हम ये देखते हैं कि अब हमें पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जॉइंट है किस टाइप का। एक तो ये साइनोवियल जॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि इट इज इसमें मूवमेंट, आप खुद अपना शोल्डर जॉइंट मूव करके देखें तो फ्रीली मूवमेंट्स है इसमें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, सारी मूवमेंट फ्री होती हैं और स्मूथ मूवमेंट है, तो इस मींस आ साइनोवियल जॉइंट। मल्टी एक्सियल बॉल एंड सॉकेट के इसकी जो शेप ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस है, इट्स लाइक अ बॉल, और एक सॉकेट जो कि ग्लीनाइट कैविटी से बनती है उसमें ये बॉल फिट होती है, तो बॉल एंड सॉकेट है। मल्टी एक्सियल, इसमें सारी ही मूवमेंट हो रही हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडेशन, तो इसलिए ये मल्टी एक्सियल जॉइंट हो गया ना, कि हर प्लेन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दिखा गया हेड ऑफ ह्यूमरस है, और ये हेड जो है ये 3 times लार्जर देन दी ग्लीनाइट कैविटी। कैप्सूल, अब जब इतनी ज्यादा फ्रीली मूवमेंट होगी तो कैप्सूल शुड बी रिडंडेंट, उसको रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो टाइट होगा तो इतनी फ्री मूवमेंट आप नहीं कर सकते। सो कैप्सूल शुड बी रिडंडेंट। लिगामेंटस भी इसको सपोर्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतनी मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट डिसलोकेट तो नहीं होता ना सारी मूवमेंट्स करने के बाद, ना पेन, इट मींस कि इसको कोई लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से अपनी जगह ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। बोथ द
bones, they are close to each other so that the movement should occur. But the main support is by the muscular, which is the muscles are muscles of rotator cuff. ये हमने पीछे हमने पढ़ा भी था कि रोटेटर कफ का मतलब ये कि these muscles are attached to humerus, greater tuberosity and at the lesser tuberosity, they are holding the humerus like a cuff. So these are more important in supporting also the joint, rotator cuff muscles. And there is a wide range of movement in this joint. अब अब ये असूल होता है कि when there is movement, so free a movement occurring at a joint, this joint has to sacrifice something. उसमें फिर वो अपनी stability को थोड़ा बहुत sacrifice करता है. Not to that extent कि आप बिल्कुल ही हर movement पे joint unstable हो जाए, but during injury जब आप यानी मोटरसाइकिल से fall down हो गया या कोई extra force लगी, so this joint is more likely to dislocate or injured. It's not so stable joint. वजह क्या है? क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है. जहां भी वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होगी वहां पे स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी. अब ये है कि इसकी ये ओपन थोड़ी सी क्लोज डायग्राम है. इसमें अब गौर करने की चीज ये है कि ये हेड ऑफ ह्यूमरस और ये ग्लिनेट कैविटी जो है इसको अगर हम देखें, सो इट इज एट द मार्जिन्स a connective tissue, a fibrous tissues attached at the glenoid labrum, which is at the glenoid cavity, which is named as glenoid labrum. अब what's the benefit of this glenoid labrum? ये हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं. एक और चीज जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, the tendon of biceps brachii muscle. ये it is passing through the intertubercular groove. फिर ये अटैच हो रहा है सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला पे. सो दिस लिगामेंट, दिस टेंडन इज पासिंग विद इन द जॉइंट के अंदर मूव कर रहा है. तो इंट्रा आर्टिकुलर होगा, ये जॉइंट के अंदर होगा. दिस टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स. अच्छा जी, चलो ये हमें समझ आ गया. अब यहाँ पे ये देखें कि ये ग्रेटर tuberosity है, दिस इज लेसर tuberosity. Both tuberosities, they are joined by a ligament which is passing transversely between the two tuberosities. So this ligament will be named as transverse humeral ligament because it is on the humerus bone. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने ब्रिज किया हुआ है, and so converting the groove into a canal, जिसमें से क्या पास हो रहा है? टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स पास हो रहा है. एक आर्टिकुलर ब्रांच भी इसमें से पास होती है. जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है उसकी ब्रांच इसमें से पास होगी और एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स होगी, वो अलग है. वो हमने एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस में हमने देखा हुआ है कि वो कौन सी आर्टरीज होती हैं जो नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड चलती हैं. अब यहाँ पे देखेंगे ग्लिनाइड लैब्रम. ये ग्लिनाइड लैब्रम जब इसके मार्जिन्स पे ग्लिनाइड जो प्रोसेस है इसके मार्जिन्स पे अटैच होगा, सो ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द ग्लिनाइड कैविटी. हाउ मच? अप टू 50%. सो ये जो हेड 3 टाइम्स लार्जर था इससे, अब इसके लिए इसमें फिट होना आसान है इसलिए ये ग्लिनाइड कैविटी के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस लैब्रम. ठीक है जी. और इट इज अ रिडंडेंट फोल्ड ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इसमें थोड़ा सा फाइब्रोकार्टिलेजिनस एलिमेंट भी होता है ग्लिनाइड लैब्रम में. ठीक है जी. और इसकी अटैचमेंट ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट पे भी होती है. ये हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट क्या है और इस पे कैसे अटैच होता है. अब आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखें तो पहली चीज जो अब हमें क्या क्या पता चल गया, एक तो ये कि ये शोल्डर जॉइंट अपर लिम्ब में है. दूसरा ये कि ये हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनेड कैविटी ऑफ स्कैपुला इनके दरमियान है. दे आर कवर्ड बाय हाइलन कार्टिलेज और फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन है. अब ये हमें पता चल गया कि ये साइनोवियल जॉइंट है और मल्टी एक्सियल जॉइंट है. अब हमने
इसको जो स्टेबिलिटी में जो बोन्स आपस में स्टेबल है, जुड़ी हुई है, these are first thing which is holding it is the capsule. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कैप्सूल अटैच है। ये भी क्या होगा, ये फाइब्रस टिश्यू होगी। अब इसके इनसाइड होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड पैदा होगा ताकि ये फ्रीली मूवमेंट कर सके। अब एक इसकी अटैचमेंट होगी टू द स्कैपुला, इसके ग्लिनाइड फोसा पे। दूसरी अटैचमेंट कहाँ होगी, ह्यूमरस पे। तो जो स्कैपुला पे अटैचमेंट है वो तो मार्जिन्स ऑफ ग्लिनाइड फोसा पे वहां पे अटैच होएगा, लेकिन जो ह्यूमरस पे अटैच है, यहाँ पे ये इसकी जो नेक है, एनाटॉमिकल नेक, ये यहाँ पे अटैच हुआ, बट इंफीरियरली इट इज कमिंग डाउन 1.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे इंफीरियरली ये डाउनवर्ड इसकी प्रोजेक्शन होगी। क्यों होगी, यहाँ पे ये इतना नीचे क्यों अटैच है, यहाँ पे लेग्स क्यों है, ये अब हम आगे जब मूवमेंट देखेंगे तो वहां पे एबडक्शन मूवमेंट है, व्हेन आर्म विल मूव अवे फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। तो यहाँ पे अगर ये टाइट होगा तो फिर एबडक्शन पॉसिबल नहीं होगी इतनी। इसकी लेक्सिटी की वजह से ये क्या है कि आर्म की एबडक्शन इजी होती है, जिसमें फिर ये क्या कहते हैं कैप्सूल डैमेज नहीं होगा। दैट्स व्हाई नेचर ने क्या किया, इसकी जो इंफीरियर अटैचमेंट है वो 1.25 सेंटीमीटर बिलो की, ताकि ये नीचे लैक्स रहे कैप्सूल। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वो देखें, ये वो लैक्सिटी ऑफ कैप्सूल है, इसके अंदर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और साइनोवियल शीथ इनसाइड होगी, ये अंदर साइनोवियल शीथ। और टेंडन यहाँ पे देखें, लॉन्ग आर्ट ऑफ बाइसेप्स का टेंडन जो है ये इसके इनसाइड जॉइंट है, ये कैप्सूल के अंदर है, इसीलिए इसको इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं, कैप्सूल के अंदर है। यहाँ पे इसने ये दिखाया, ये एक बरसा। बरसा क्या होता है, वो भी साइनोवियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। अब यहाँ से जो जो इसकी एंटीरियर सरफेस स्कैपुला है, वहां से मसल आपको पता है सब स्कैपुलरिस आता है और वो अटैच होता है एट दी लेसर ट्यूबरोसिटी। सो ये काफी पावरफुल मसल है। तो यहाँ पे नेचर ने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये एक बरसा रख दिया, विच इज सेमीटेंडिनस बरसा ऑफ सबस्कैपुलरिस। इससे क्या होगा, जब ये आपका शोल्डर जॉइंट मूव करेगा ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो फिर ये है कि ये बरसा की वजह से स्मूथनेस होगी, इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इंफीरियरली यहाँ पे ये क्या है, लूज है। क्यों, क्योंकि ये एबडक्शन को अकोमोडेट करती है। जब ये आर्म एबडक्ट होगा तो ये जो फोल्ड है ये अकोमोडेट करेगा, ये आपकी एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। अगर यहाँ पे टाइट होता तो 50% से ज्यादा हो सकता है आप एबडक्शन कर ही ना सकते। ठीक है ना। अब ये बरसे के बारे में इसने ये कहा है कि जी बरसा जो है, यही मेम्ब्रेन जो होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, इससे साइनोवियल मेम्ब्रेन निकल के आउटसाइड ये एक बरसे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उसको कहते हैं सेमी टेंडिनस बरसा ऑफ सबस्कैपुलरिस, क्योंकि यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होगा टू द लेसर ट्यूबरोसिटी। तो ये सेमी टेंडिनस बरसा ऑफ सबस्कैपुलरिस, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि ये बरसा भी साइनोवियल मेम्ब्रेन ही है, इसके अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड ही होगा। ठीक है ना जी। तो वो इसलिए वो ना भी लाइनें नहीं लगाना, और नाम भी आ रहा है मेरे पास जूम ये बच्चे का। चलो खैर, अब आए थे हम लिगामेंट पे। ये लिगामेंट्स जो है ये 1 2 3 4 लिगामेंट्स हैं। एक ग्लिनोह्यूमरल हो गया, ट्रांसवर्स ह्यूमरल हो गया, कोरेको ह्यूमरल हो गया और कोरेको एक्रोमियल। वैसे यहाँ देखें ना तो इनके नाम ही हमें बता रहे हैं कि लिगामेंट कहाँ कहाँ अटैच होंगे। अगली डायग्राम में देखते हैं। ग्लिनोह्यूमरल मींस ग्लिनाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ह्यूमरस के हेड पर। फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल यानी इट हैज नो अटैचमेंट ओवर द स्कैपुला बट
ओवर द ह्यूमरस ओनली। ये लिगामेंट मैंने आपको पहले दिखाया भी है। कोरेकोह्यूमरल मींस कोराकॉइड प्रोसेस से ह्यूमरस तक ये लिगामेंट आएगा। कोरेकोक्रोमियल ये लिगामेंट जो है इट हैज नो अटैचमेंट टू द ह्यूमरस, सो इसीलिए इसको एक्सेसरी लिगामेंट कह दिया उसने कि ये इसकी एक्रोमियन और कोराकॉइड प्रोसेस के दरमियान है। इसकी यहाँ पे मेंशन करने की क्या जरूरत है, ये मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हमने यहीं पे मैंने ये दोबारा एंटर की कि पहला चीज जो है ना ग्लिनाइड लैब्रम भी एक क्या है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको भी मेंशन करना जरूरी था यहाँ पे भी, क्योंकि ये या इसके ऊपर भी लिगामेंट अटैच होते हैं और ये बजाते खुद भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसका फायदा क्या है कि ये इसकी डेप्थ को 50% तक इंक्रीज करके हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो फिक्स हो जाता है ग्लिनाइड कैविटी में, सो इजीली डिसलोकेट नहीं करता। अब इस डायग्राम में देखें तो आपको अब यहाँ पे लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। अगर ये लिगामेंट देखें जो ग्रीनिश कलर में है, तो ये कोराकॉइड प्रोसेस जो इसका रूट है वहां से आ रहा है और ह्यूमरस पे ऊपर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के ऊपर यानी एनाटॉमिकल नेक के ऊपर ये अटैच हो रहा है। इधर इनकी अटैचमेंट कहाँ होगी, ग्लिनाइड लैब्रम पे, और यहाँ पे रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस पे। तो ये कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। अब ये जो तीनों लिगामेंट है 1 2 3, ब्लू वन सुपीरियर, ये वाला जो मिल्की टाइप है ये मिडल, और ये डार्क ब्लू ये इंफीरियर। ये तीनों ग्लिनाइड लैब्रम से आ रहे हैं ह्यूमरस तक। एंटी जो लेसर ट्यूबरोसिटी है आप यूं कह लें कि उससे थोड़ा सा आगे ही है, एंटीरियरली या आप कह लें मीडियली प्लेस्ड है। तो ये सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट हो गए। यहाँ पे देखें ये इसने दिखाया है फोल्ड ऑफ कैप्सूल जो है वो डाउनवर्ड इंफीरियरली प्रोजेक्ट कर रहा है। हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि ये फोल्ड ऑफ कैप्सूल, this is because to facilitate in abduction, so that if it would have been tight here, no abduction would be possible more than 50%। 50 डिग्री के एंगल से ऊपर जा ही नहीं सकता था आपका आर्म एबडक्शन में। सो ये इसकी लेग्सिटी जो है इंफीरियरली, इसका नुकसान भी है, एंड आई विल शो यू द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। ये वो लिगामेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से लेसर ट्यूबरोसिटी तक इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव को ब्रिज कर रहा है, और इसमें से पास होगा लॉन्ग टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, वो पास होके सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल पे यहाँ पे जा लगेगा। यहाँ पे फिर लिगामेंट्स को एक और शक्ल में दिखाया गया, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूं कोरैको अक्रोमी लिगामेंट। ये गो के शोल्डर जॉइंट का हिस्सा नहीं है, बट लुक वेयर इज इट प्लेस्ड, या ये किस जगह पड़ा हुआ है। It is lying just superior to, covering, bridging the shoulder joint. So whenever the shoulder joint or humerus will tend to move upward, जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी ड्यूरिंग एब्डक्शन, ये लिगामेंट इसको डिसलोकेट होने से प्रिवेंट करेगा। ऑब्वियसली ये लिगामेंट, ठीक है ना, तो ये ऊपर इसको डिसलोकेट नहीं होने देगा। सो ये क्योंकि ब्रिज कर रहा है कोराकॉइड से एक्रोमियन तक ओवर दी शोल्डर जॉइंट, इसलिए ये लिगामेंट शोल्डर जॉइंट में भी इंपॉर्टेंट है। although this is not a ligament of shoulder joint, but it is an accessory ligament of shoulder joint, mind it। आप इसको शोल्डर जॉइंट का लिगामेंट नहीं कहेंगे बल्कि एक्सेसरी लिगामेंट होगा, विच इज लाइंग ओवर, ऊपर पड़ा हुआ है शोल्डर जॉइंट के। और ये देखें ये बाइसेप्स का टेंडन जो है ये ग्रूव में से गुजर के कैप्सूल में से होल करते हुए इंट्रा आर्टिकुलर जाके उस पे जा लगेगा सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल पे। ये चीज समझना बहुत आसान है हमारे लिए। और बाकी ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट आपको दिखाएंगे। ये वाला लिगामेंट क्योंकि कोराकॉइड प्रोसेस से आता है इसलिए इसको कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक और लिगामेंट, मैंने मल्टीपल इसलिए चीजें चॉइस की हैं ये जो डायग्राम्स हैं, बिकॉज दे विल फैसिलिटेट आवर अंडरस्टैंडिंग।
ये इसलिए मैंने बहुत सारी, जैसे आप सेल्फी में लेते हैं ना मल्टीपल व्यूज, तो वो इसी तरह इसके मल्टीपल व्यूज मैंने लिए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। यहाँ पे ये वो सेम क्राको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, सुपीरियर मिडल इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ये और यहाँ पे ये क्राकोक्रोमियल लिगामेंट जो कि ब्रिज कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर। फंक्शन ये आप देखें सुपीरियर वाला जो लिगामेंट है ग्लिनो ह्यूमरल, वो जो ये जो लिमिट्स एंटीरियर एंड इंफीरियर ट्रांसलेशन द आर्म, जो कि एट द 0 डिग्री एबडक्शन, यानी आप एबडक्शन अभी नहीं की तो उसमें ये लिमिट करता है उसकी ट्रांस। मिडल वाला वो 45 डिग्री तक जब एबडक्शन होती है तब वो टाइट हो जाती है। फिर ये एंटीरियर बैंड है उसका इंफीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट का, वो जब 45 डिग्री से ऊपर एबडक्शन जाती है या एक्सटर्नल रोटेट करते हैं आप आर्म को, तब ये टाइट हो जाता है, यानी स्टेबल रखता है जॉइंट का अपनी जगह पे, इसको डिसलोकेट नहीं होने देता। पोस्टीरियर बैंड जो इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का है, वो क्या कर रहा है, जब आपकी 45 डिग्री से ज्यादा एबडक्शन होती है और इंटरनल रोटेशन होती है, तब ये जॉइंट को स्टेबल रखता है पोस्टीरियर बैंड ऑफ इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सो यानी ये बताया गया है कि जब आपकी मूवमेंट होती है तो ये लिगामेंट इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जॉइंट को डिसलोकेट होने से। और मेन इसका जब जॉइंट के डिसलोकेशन के चांसेस कब है, जब वो रोटेट करता है या फिर वो एबडक्ट करते हैं आप अपने शोल्डर को, तब ये आपको डिसलोकेशन के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए इसको रिलेट किया गया किससे, एबडक्शन से, एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी से। अब इसमें जो है ना मेनली इस डायग्राम में मेनली इसके रिलेशंस दिखाए गए हैं। देखें ना, लैटरली मीडियली तो वही है ना, मीडियली ग्लिनाइड कैविटी है, उसके ऊपर जो ग्लिनल लेब्रम है, और लैटरली हेड ऑफ ह्यूमरस है। अब इसके रिलेशन क्या रह गए, एंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर इंफीरियर। वैसे इस डायग्राम में अगर इस पोर्शन को देखें तो इसमें जॉइंट कैप्सूल को इसने एक्सप्लेन किया कि ये वो कैप्सूल का इंफीरियर पार्ट है जो हैंग कर रहा है, इसके अंदर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब ये लेग्स है यहाँ पे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इंफीरियरली कोई खास पोर्ट है, सुपीरियरली तो आपका ये भी पास कर रहा है, जॉइंट कैप्सूल है, फिर उसके बाद ये मसल पास कर रहा है, ये वो डेल्टॉइड भी पास कर रहा है ऊपर से, फिर यहाँ पे अटैचमेंट होगी उन मसल्स की जो कि रोटेटर कफ के मसल्स हैं। तो यहाँ पे तो काफी सारे प्रोटेक्शन है सुपीरियरली, एंटीरियरली भी मसल्स पड़े हुए, बट इंफीरियरली कोई है नहीं। तो इसका मतलब है ज्यादा चांस क्या है कि इंफीरियरली ये डिसलोकेट कर जाए जॉइंट। ठीक है ना। अब इसकी वो आगे स्लाइड है जिसमें डिसलोकेशन मैंने डिस्कस किया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखें इसके रिलेशंस, ये वाली डायग्राम है और ये इसके रिलेशंस को शो कर रही है। सुपीरियरली यहाँ पे देखें तो ये सुपरास्पाइनटिस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये एक्रोमियन है, उसके ऊपर सब एक्रोमियल बर्सा है। फिर आप देखें तो ये डेल्टाइड मसल जो है ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोराकोह्यूमरल लिगामेंट जो है वो कोराकोइड प्रोसेस जो आएगा, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट जो है ये देखें ये इसके सुपीरियरली आएगा। इंफीरियरली यहाँ पे देखें तो ये मसल आपको नजर आ रहा है, ये लॉन्ग ऑफ ट्राइसेप्स ये पड़ा हुआ है, ये फिर ये इसके साथ ही टीरिस मेजर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखें ये न्यूरोवास्कुलर बंडल, ये इसमें एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, अगर आप रिकॉल करें तो अगर इसका मतलब है कि इंफीरियरली डिसलोकेट होता है तो नर्व कौन सी डैमेज होगी, एक्सिलरी नर्व, ये डैमेज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सब स्कैपुलरिस इसका इंफीरियर भी रिलेटेड है बट मोर एंटीरियरली उसके प्लेस्ड है, थोड़ा सा पार्ट इसका इंफीरियरली बता है बट मोर इट इज ऑन द एंटीरियर साइड। फिर एंटीरियर पे आगे जाए तो ये डेल्टाइड है, तो ये पैक्ट मेजर है। फिर यहाँ पे ये मसल देखें, ये वाले मसल, तो पैक्ट माइनर इसके नीचे आएगा, ठीक है ना। और फिर वो ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये मसल जो है
ये रोटेटर कफ के मसल्स हैं, ये सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, फिर टीरिस माइनर, ठीक है ना। तो ये अब आपके जिम्मे ये भी काम है, जैसे डॉक्टर राबिया ने, मैं पढ़ रहा था, आपके जिम्मे वो लगाई हुई थी, टास्क लगाई थी, तो आपके जिम्मे ये है कि आप इस डायग्राम को ड्रा करेंगे और इसको लेबल करेंगे टू शो द रिलेशंस। तो ये बाद में मैं चेक भी कर सकता हूं। इंटीरियरली ये सब स्कैपुलर मसल आ रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये अब देखना सब स्कैपुलर मसल के साथ कोरेकोब्रेकियलिस भी आएगा इसमें, फिर डेल्टाइड के ये वाला, ये पार्ट डेल्टाइड का, ये भी पोस्टीरियरली इंफ्रास्पाइनेटस है, टीरिस माइनर, फिर डेल्टाइड का पार्ट भी आ रहा है। और जॉइंट के अंदर जो है वो टेंडन ऑफ, ये पड़ा हुआ टेंडन ऑफ लॉन्ग एंड ऑफ biceps, it is joint within the joint, intra-articular. So ये डायग्राम आपके रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह शो कर रही है। तो इसको आपने ड्रॉ करना है जरूरी, और देन आई विल चेक इट, यू कैन सेंड इट, और देन आई विल चेक इट व्हेन वी विल बी टुगेदर। तो उसका हम कर लेंगे बंदोबस्त, ठीक है। सो ये इसके रिलेशंस के लिए ये डायग्राम मुझे बहुत पसंद है, तो आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब ये है कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये कॉर्डमैन्स मस्कुलर टेंडिनस कफ जो बनती है, जिसको रोटेटर कफ कहते हैं, यहाँ पे सुपरास्पाइनेटस, यहाँ पे सबस्कैपुलरिस का पार्ट नीचे से इंफ्रास्पाइनेटस, फिर ये टीरिस माइनर मसल। तो ये जो अटैचमेंट हो रही है सुपरास्पाइनेटस, यहाँ पे ये इंफ्रास्पाइनेटस और ये टीरिस माइनर, तो ये एक रोटेटर कफ के मसल्स कहते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम सिट्स, आगे से सबस्कैपुलर मसल जो है ना इसके इंटीरियरली जाएगा। तो ये चार मसल्स हैं, सुपरास्पाइनल, इंफ्रा, टीरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस, ये करते हैं रोटेटर कफ को प्रेजेंट। दो वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, मेन स्टेबिलिटी यही मसल्स प्रोवाइड, इसीलिए इस मस्कुलर टेंडिनस कफ कहते हैं, कॉर्डमैन्स मस्कुलर। दूसरा ये कि अगर इसमें इंजरी होती है तो आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, रोटेटर कफ के मसल्स को, इसको कहते हैं कॉर्डमैन्स मस्कुलर टेंडिनस कफ। और ये हमें नजर आ रहा है कि कफ क्यों कहते हैं। ये जो सबस्कैपुलर, ये तो एंटीरियरली चला जाएगा, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के ऊपर, ये सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, ये हमें पोस्टीरियरली नजर ये इसके क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे इनकी अटैचमेंट हमें ये नजर आ रही है। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो है ना इसकी ब्लड सप्लाई, जो आर्टरी इसके पास से गुजरे वो सप्लाई करेगी, यानी ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है तो ये भी इसको सप्लाई करेगी। और यहाँ पे ये देखें नेक से ये जा रही है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, जो कि एक्सिलरी की ब्रांचेस हैं, तो ये भी जॉइंट को सप्लाई करेंगे। नर्व सप्लाई मेनली ये जो है एक्सिलरी, और ऊपर से सुप्रास्कैपुलर नर्व आ रही है इधर से, तो ये भी सप्लाई करेगी। और ठीक है ना, ये दो नर्व में पोस्टीरियर एक्सिलरी नर्व, सुपरस्कैपुलर नर्व एंड वेसल, ये जॉइंट को सप्लाई करेंगी। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द जॉइंट। फिर आए तो फिर आगे जो मूवमेंट है ये शुरू होते हैं, इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स, मींस के असल में जो शोल्डर जॉइंट की अपनी मूवमेंट है, ये these are very much related with the movement of the scapula and in with the movement of the sternoclavicular joint, ठीक है जी, और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की ये कंट्रीब्यूट करते हैं, देन ये इंटीग्रेटेड मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट होती है। सो ये कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है कि ये कैसे आप भी अगर मूव करें अपने जॉइंट को तो आपको इसकी वजह से समझ आ जाएगी। ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्लेक्शन जो होती है फ्रॉम 0 to 135, फिर आर्म की एक्सटेंशन है 45 से 60 डिग्री तक, एबडक्शन है, एडक्शन है, मीडियल रोटेशन जो 90 डिग्री तक होती है, लैटरल रोटेशन वो लिमिटेड होती है, और फिर ये जो है सरकमडक्शन
ये सारी मूवमेंट्स हम देखेंगे। इनके मसल्स देखेंगे कौन कौन से करते हैं मूवमेंट, किस तरह करते हैं, ये सारा मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर इसकी अप्लाइड जो है वो जानना बहुत जरूरी है कि जो शोल्डर्स में पेन होती है, और वेरी कॉमन, एक तो ये डिसलोकेशन है जो हम देख रहे हैं कि ये देखें हेड ऑफ ह्यूमरस एंटीरियरली प्लेस्ड हुआ हुआ है, तो ये डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। फिर उसके बाद इसको रिलीफ कैसे करते हैं, पोस्टीरियर डिसलोकेशन है, इंफीरियर है। फिर फ्रोजन शोल्डर जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, तो इसको फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है ये टियर, और इसकी फिर डिग्रीज कितनी है। फिर ये एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट अगर डैमेज हो जाए तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम देखेंगे। फिर बर्साइटिस हो गया, फिर बर्सा अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उससे क्या होगा, टेंडिनाइटिस हो जाए तो क्या होगा, रोटेटर कफ की इंजरी जो है तो क्या होगा। फिर नॉर्मल एक्सरे है, और फिर ये अनलेबल्ड डायग्राम ऑफ एक्सरे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये हम आपस में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि एक लेक्चर में ये कवर नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें रह गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कैसे करना है फ्रॉम दिस स्लाइड ऑनवर्ड। अभी थोड़ी देर बाद फिर में लेक्चर हो रहा है। किसका लेक्चर हो रहा है, किसका लेक्चर हो रहा है बेटा?